एक सुपर शक्तिशाली प्राणी ने एक इम्मोर्टल ऑर्ब बनाकर इसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यह ऑर्ब ग्रह की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें एक अनोखी क्षमता थी। यह किसी भी चीज में बदल सकता था जो इस पर इम्पैक्ट डालती हो। हालांकि इसकी अपनी कोई भावनाएं या पहचान नहीं थी, इसलिए इसने एक चट्टान के रूप की नकल की जिसे उसने पहली बार छुआ था। एक दिन जैसे ही बर्फ गिरने लगी, एक अकेला भेड़िया दिखाई दिया। यह घायल और लंगड़ा था और ऐसा लग रहा था कि यह मरने वाला है। लेकिन जैसे ही भेड़िया गिरा, ऑर्ब भेड़िए में बदल गया। इसने चेतना प्राप्त कर ली थी और अब एक वास्तविक भेड़िए के रूप में दुनिया का अनुभव कर रहा था। भेड़िया कुछ हफ्तों तक बर्फीले टुंड्रा के बीच चलता है और अंततः एक सुनसान शहर में गिर गया, जहां एक लड़का अकेला रहता था। शहर को वयस्कों द्वारा छोड़ दिया गया था, जो 5 साल पहले सफेद टुंड्रा के अंधीन समुद्र से परे पैराडाइज की तलाश में चले गए थे। लड़का भेड़िए को देखकर बहुत खुश था और उसे उसके नाम जोआन से बुलाया। लड़का खुश है क्योंकि वह इतने दिनों बाद वापस आ गया है। हालांकि लड़के को जल्दी ही एहसास हुआ कि जोआन पहले जिसे नहीं दिख रहा, इसलिए वह भेड़िए को अपने घर में ले गया। घर के अंदर जोआन ने अपने चारों ओर सब महसूस किया, आवाज, गंध और गर्मी। अगर भेड़िया बोल सकता तो शायद कहता कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। लड़के ने जोआन को खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। लड़का और भेड़िया अपनी आग के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। लड़का पास के एक घर में गया और कुछ लकड़ी काट दी। उसने भेड़िए को समझाया कि वह अन्य लोगों से लकड़ी उधार ले रहा है, लेकिन वह इसे बिना पूछे लेने के लिए दोषी भी महसूस करता है। वह जानता था कि अगर घर के मालिक वापस आते हैं तो वे चोरी के लिए उससे नाराज होंगे। हालांकि वह यह भी समझ गया कि उसे जीवित रहने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। अन्य ग्रामीणों ने 5 साल पहले गांव छोड़ दिया था, सफेद टुंड्रा के अंधीन समुद्र से परे एक पैराडाइज की तलाश में, और लौटने का वादा किया था। लड़का उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे पीछे रहने और अपने दादा दादी की देखभाल करने के लिए कहा गया था। वापस जाते समय उन्होंने घर के अंदर से एक शोर सुना। लड़के को उम्मीद थी कि यह ग्रामीणों में से एक है जो आखिरकार लौट आया है, लेकिन यह उसकी मछली पकड़ने के जाल के अंत में एक मछली है। उसने जल्दी से मछली को पकड़ा और कुछ ईंधन बचाने के लिए इसे कच्चा ही खा लिया। लड़के ने देखा कि जोआन ने फिर से खाने से इनकार कर दिया है। उसने सोचा कि क्या भेड़िया खाना भूल गया है, इसलिए उसने जोआन को दिखाया कि कैसे खाना है, और भेड़िया ने तुरंत उसके कार्यों की नकल की। उस रात लड़के ने अपने घर की दीवार पर अन्य ग्रामीणों की तस्वीरें खींची। उसने जोआन को समझाया कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह उन लोगों के बारे में न भूले जो इस शहर में रहते थे। वह उन्हें याद रखना चाहता है और उनकी यादों को जीवित रखना चाहता है। लड़के ने तब जोआन को बताया कि वह दुनिया को देखने और नई चीजों का अनुभव करने के लिए शहर छोड़ने के बारे में सोच रहा है। लड़का और भेड़िया दक्षिण की ओर चले गए। घंटों चलने के बाद उन्हें एक मार्ग मिला जिसने उन्हें आगे बढ़ना जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने मार्ग का पालन किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे आगे गए, अधिक से अधिक मार्ग पाए। लगभग 5 दिनों के चलने के बाद लड़के को एक झाड़ी मिली जिस पर उसका मानना था कि वे पहाड़ों के करीब जा रहे हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, लड़का फिसल गया और पानी में गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। उसने अपनी चोट की ओर ध्यान दिया और खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक मांस का घाव था और वह आगे बढ़ सकता है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, लड़का ताकत खो रहा था। वह लंबे समय तक चलना जारी नहीं रख सकता है और उसकी चोट बढ़ने लगी थी। लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था, आश्वस्त था कि अब वापस लौटना मूर्खता होगी। उन्होंने खुद को आश्वस्त किया कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और वह दर्द को दूर करने में सक्षम होंगे। जैसे ही लड़का खुद को समझा रहा था कि वे पैराडाइज के करीब है, उसने अन्य ग्रामीणों के टूटे हुए वैगनों को देखा। उसने आशावादी रहने की कोशिश की और भेड़िए से कहा कि पैराडाइज अब दूर नहीं हो सकता है। हालांकि वह रो पड़ा
और जुआन से पूछा कि क्या वे पहाड़ों पर जा सकते हैं। लेकिन जब भेड़िए ने जवाब नहीं दिया तो लड़का निराश हो गया, यह सोचकर कि उसका दोस्त उसे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। वह और भी जोर से रोया, यह महसूस करते हुए कि जोन जवाब नहीं दे सकता है और वह पूरे समय खुद से बात कर रहा था। उसने भेड़िए से माफी मांगी और वापस लौटने और घर जाने का कठिन निर्णय लिया। घर वापस आने के बाद लड़का सोने तक रोया। अगली सुबह वह बुखार के साथ उठा और अपने संक्रमित घाव की जांच की। कमजोर और बीमार महसूस करने के बावजूद लड़के ने खुद से कहा कि वह ठीक हो जाएगा और वे फिर से पहाड़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। हालांकि लड़के का बुखार बदतर हो गया और वह दिन ब दिन कमजोर होता गया। वह मुश्किल से बिस्तर से बाहर निकल सकता है और वह जानता था कि उसके पास समय की कमी है। एक रात वह अपनी कुर्सी पर पहुंचने के लिए संघर्ष करता है और भेड़िए को उसे याद रखने को कहता है। वह होश खोते हुए वापस अपनी कुर्सी पर लेट गया। लड़का अन्य सभी ग्रामीणों के बीच अपने बारे में सपने देखता है और उन पहाड़ों को खोजने के लिए यात्रा करता है जिन्हें वे खोज रहे थे। वह अंततः अपने पैराडाइस में पहुंच गया, जहां उन्हें अन्य लोग और चमत्कारों से भरी दुनिया मिली। इस बीच लड़के का शरीर जमीन पर गिर गया और भेड़िए ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। भेड़िए ने लड़के के कोट को पकड़ते हुए और अधिक कठिन कोशिश की और तुरंत लड़के का रूप लेना शुरू कर दिया। भेड़िया को तब एहसास हुआ कि उसका दोस्त चला गया है और उसे दुनिया की खोज करने की लड़के की इच्छा को पूरा करना है। वह विकसित होने के लिए अधिक उत्तेजनाओं की तलाश में निकल गया। अपने प्यारे दोस्त के सम्मान में उसने दुनिया और सभी रहस्यों की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। लड़के से अलग होने के बाद इम्मोर्टल ओब ने पहाड़ को पार करते हुए दक्षिण की यात्रा जारी रखी। मानव का रूप लेने के बावजूद ऑर्ब में मानव की विशेषताओं का अभाव था। यह नहीं जानता था कि कैसे खाना, शिकार करना या यहाँ तक कि खतरे को महसूस करना, जिसके कारण यह लगातार 6 बार मारा गया। लेकिन प्रत्येक बार की मृत्यु के साथ पुनर्जीवित होने में लगने वाला समय कम होता गया। छठी बार इसमें केवल 12 घंटे लगे। थोड़ी देर चलने के बाद इम्मोर्टल बीइंग एक पठार पर पहुंच गया, जहां से वह जंगलों से ढकी एक सुंदर घाटी देख सकता है। दृश्य सचमुच लुभावना है। अचानक इम्मोर्टल बीइंग पर एक बड़े भालू द्वारा हमला किया गया और जिसने उसे मरकर पास के तालाब में फेंक दिया। जैसे ही इम्मोर्टल खुद को पुनर्जीवित कर रहा था, मार्च नाम की एक युवा लड़की दूर से डर के मारे उसे देख रही थी। वह विश्वास नहीं कर सकी कि वह क्या देख रही है और वह सोच रही थी कि इम्मोर्टल बीइंग कौन या क्या था। उत्सुक और चिंतित मार्च ने इम्मोर्टल बीइंग का अनुसरण किया क्योंकि यह तालाब से दूर चला गया था। उसने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वह चुप और अनुत्तरदायी रहा। मार्च नाराज होना शुरू हो गई और निष्कर्ष निकाला कि वह भूखा होना चाहिए। मार्च कुछ फल लेने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई और इसे इम्मोर्टल बीइंग को दे दिए, जो फल को खाने के लिए अपने हाथों और घुटनों पर बैठकर एक जानवर की तरह खाना जानता था। मार्च ने सोचा कि क्या इम्मोर्टल बीइंग को कभी ठीक से खाना नहीं सिखाया गया है और इसे खुद सिखाने का फैसला किया। यह महसूस करते हुए कि इम्मोर्टल बीइंग वास्तव में भूखा है, मार्च पेड़ों पर चढ़ गई और उस पर फल फेंकना शुरू कर दिया। इम्मोर्टल बीइंग ने हर एक फल खाया जो उस पर फेंका गया था। मार्च ने इम्मोर्टल को सिखाने की कोशिश की कि धन्यवाद कैसे कहा जाए, लेकिन यह असफल रहा। इसके बावजूद उसने उसके साथ एक संबंध महसूस किया और उसके साथ यात्रा करना जारी रखी। उन्होंने रात में आराम किया और मार्च ने अपने माता पिता के पास लौटने का सपना देखा, लेकिन सपने में भी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन गायब है। जैसे ही मार्च ने चारों ओर देखा, उसने अपनी बहन को एक विशाल स्प्रिट बेयर के मुंह में देखा। जैसा कि हम देखते हैं, मार्च को शेमन द्वारा स्प्रिट बेयर को बलिदान करने के लिए चुना गया था, जो बलिदान के बदले में गांव की रक्षा करता है। सौभाग्य से उसकी दोस्त परोना ने उसे बलि पर ले जाने के दौरान यानोम गार्ड्स से भागने में मदद की। इस तरह मार्च ने इम्मोर्टल बीइंग को पाया। मार्च ठंडे पसीने में जाग उठती है, जो स्प्रिट बेयर की याद और बलिदान से घिरी हुई थी।
उसने फैसला किया कि उसे जाने की जरूरत है। इम्मोर्टल जाग गया और उसका पीछा करने का फैसला किया। मार्च ने सोचा कि क्या यह भूखा है और उसे खाने के लिए फल दिया और मजाक में कहा कि वह उसकी माँ है। मार्च ने इम्मोर्टल को एक नाम दिया, फुशी, जिसका अर्थ अमरता है। हालांकि हायासे यानोंग गार्ड्स में से एक, जो मूल रूप से मार्च को साइट पर ले जा रही थी, अंततः उसे ढूंढ लेती है। फुशी को पीछे छोड़ने की मार्च की अनिच्छा के बावजूद वह हयासे द्वारा दिए गए भोजन खाने के बाद गिर गई, जिसमें कहा गया था कि स्प्रिट बेयर को बलिदान की गई हर लड़की इसे खाती है। मार्च की खोज करते समय परोना का सामना फुशी से हुआ और पूछा कि क्या उसने एक छोटी लड़की देखी है। फुशी उसे बलिदान स्थल पर ले गया, जहां अनुष्ठान की तैयारी पहले से ही चल रही थी। लेकिन अचानक एक विशाल भालू दिखाई दिया जिसके शरीर पर स्पाइक्स थे। परोना ने मार्च को खोलने की कोशिश की, लेकिन विशाल भालू ने उस पर हमला कर दिया। यानोंग गार्ड गेट बंद करके उन सभी को अंदर सील कर रहे थे। जैसे ही उम्मीद खोई हुई लग रही थी, फुशी निडर होकर स्प्रिट बेयर का सामना करते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाता है। तेजी के साथ भालू ने फुशी के सिर को अपने जबड़े में दबा दिया, लेकिन इम्मोर्टल ने हार मानने से इनकार कर दिया और भालू की पकड़ से बचने के लिए संघर्ष किया। फुशी अपने भेड़िया रूप में बदल गया और भालू को काटने और हमला करने लगा, जिससे उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास हुआ। उसने भालू को हमला करने के लिए अपने नए ज्ञान का इस्तेमाल किया और भालू की नाक को काट दिया। भालू के शक्तिशाली हमलों के बावजूद फुशी ने अपने शरीर को अविश्वसनीय गति से पुनर्जीवित किया और आखिरकार जानवर को हरा दिया। लड़ाई को देखते हुए हयासे ने मार्च को खोलने और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें यानोंग ले जाने का फैसला किया। फुशी अपने मानव रूप में लौटने में असमर्थ मार्च के पास पहुंचा, जिसने उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। एक दिल को छू लेने वाले क्षण में फुशी ने अपने पहले शब्द बोले, मार्च को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। समूह ने यानोंग की अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन स्प्रिट बेयर अनुष्ठान के पीछे की सच्चाई के बारे में उनका नया ज्ञान उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। जब वे अंततः शेमन से मिले, जिसने मार्च को बलिदान करने के लिए चुना था, उसने खुलासा किया कि पूरी बात एक घोटाला थी, जिसे यानोंग ने ग्रामीणों की भूमि में हेरफेर करने और आक्रमण करने के लिए गढ़ा था। परोना बिखर गई, क्योंकि अनुष्ठान के कारण उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जैसे ही वे इस चौंकाने वाली खबर से उबर रहे थे, फुशी ने अचानक सुसु कर दिया, जिससे उन्हें धोने के लिए पास की नदी में रुकना पड़ा। जैसे ही फुशी ने पानी में अपने प्रतिबिंब को देखा, उसे अचानक उस लड़के की याद आई जो उसे हमेशा याद रखने के लिए कह रहा था और अपने मानव रूप में वापस बदल गया। मार्च ने तुरंत उसे गले लगा लिया, यह घोषणा करते हुए कि वह अब से उसकी माँ होगी। जैसे ही वे यानोंग पहुँचे, समूह शहर का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। मार्च लालसा की भावना महसूस करती है जब उसने एक खुश परिवार को देखा जो उसे अपने परिवार की याद दिलाता है। जैसे ही वे चले, मार्च ने एक डाकघर देखा और अपने माता पिता को एक पत्र भेजने का फैसला किया। लेकिन एक समस्या थी, उसके माता पिता पढ़ या लिख नहीं सकते थे। बस कागज पर अपना हाथ दबाया, यह दावा करते हुए कि इसका मतलब है कि वह ठीक है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें अपने गांव के स्थान का पता नहीं था। हयासे उन्हें एक स्थानीय रेस्तरां में खाने के लिए बाहर ले गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खाया, समूह अचानक बेहोश हो गया। फुशी और समूह अलग अलग जेल की कोठरियों में जागते हैं। फुशी हयासे को कुछ अज्ञात लोगों से बात करते हुए देखता है और एक अन्य कैदी को उस पर हमला करने के लिए फुशी के सेल में भेजा जाता है। उस आदमी को फुशी को मारने का आदेश दिया गया था, यह कहकर कि उसे उसके आरोपों से रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि फुशी अपने राक्षसी रूप के साथ लड़के को धोखा देता है। गार्ड तब उस पर हमला करते हैं, लेकिन फुशी अपने भेड़िया रूप में बदल जाता है और भाग जाता है। दुर्भाग्य से हयासे उसे तीर से मार देती है। मार्च जागती है और फुशी को उसके बगल में एक बैग के अंदर फंसा हुआ पाती है। हयासे मार्च को फुशी को सिखाने का आदेश देती है कि मानव भाषण को कैसे समझा जाए। परोना पूछती है कि क्या उनकी सेल में कुछ भी है ताकि वे बच सकें।
मार्च उसे वह तीर देती है जो फुशी के शरीर से आया था। फुशी उठता है और बाहर निकलने का रास्ता खोदना शुरू कर देता है। भागने के बाद फुशी ने पाया कि वह पिछले अनुभवों को याद करके चुन सकता है कि उसे किस रूप में बदलना है जिसने उसे प्रेरित किया। बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय फुशी ने स्प्रिट बेयर को ठोकर मार दी और मार्च को यह कहते हुए सुना कि यह दर्द में था, जिससे पता चला कि वह उसके जैसा ही एक ऑर्ब है। मार्च भालू के शरीर में तीरों को फंसा हुए देखती है और जब वह हयासे को आते हुए सुनती है तो छिप जाती है। हयासे मार्च को भालू की देखभाल करने का काम देती है, जिसे वह देखभाल और करुणा के साथ करती है। भालू को गले लगाते समय मार्च उसे बताती है कि वे एक जैसे हैं और वे अपने स्तर पर सामान्य हैं। उसके आश्चर्य के लिए भालू अपनी आखिरी सांस लेने से पहले धन्यवाद के साथ जवाब देता है। बाद में उस रात एक गार्ड मार्च की सेल में पहुंचता है और खुद को परोना होने का खुलासा करती है। वह मार्च को बताती है कि वे जेल से बाहर निकलने जा रहे हैं। उसने न केवल उनकी मदद की बल्कि उसने बूढ़ी शेमन महिला की भी मदद की। मार्च ने जाने से पहले स्प्रिट बेयर को अलविदा कहा और परोना ने बूढ़ी औरत को चाबी दी। परोना भालू को काटने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि बच्चों को उनकी मौत के लिए भेजने के गांव के क्रूर अनुष्ठान को रोकने के लिए सबूत के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन मार्च भालू को चोट पहुंचाते हुए देख खड़ी नहीं हो सकती है और वह परोना को रोकती है, उसे बताती है कि यह बहुत क्रूर है। परोना का तर्क है कि ग्रामीणों को यह दिखाना आवश्यक है कि भालू मर चुका है, इसलिए वे अनुष्ठान को रोक देंगे। लेकिन मार्च डरी हुई है और परोना को याद दिलाती है कि भालू उनका रक्षक नहीं है। यह देखते हुए कि मार्च कितना डरी हुई है, परोना ने अपनी योजना बदलने का फैसला किया। समूह एक वैगन पर जेल से भागने में कामयाब होता है और गांव वापस चला जाता है। लेकिन उनकी घर की यात्रा सहज नहीं है। हयासे और उसके गार्ड द्वारा घात लगाए हुए हैं जो मांग करते हैं कि वे फुशी को सौंप दें। लेकिन मार्च और परोना ने हार मानने से इनकार कर दिया, अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। परोना जमकर लड़ती है, लेकिन हयासे परोना को गोली मारने की कोशिश करती है। मार्च अपने दोस्त का बचाव करने के लिए कूदती है और खुद पर तीर लेती है। मार्च बुरी तरह से घायल है और परोना खून को रोकने की पूरी कोशिश करती है। इस बीच फुशी एक शक्तिशाली भालू में बदल जाता है और गुस्से में हयासे पर हमला करते हुए उपद्रव करता है। जैसे ही मार्च जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है, वह परोना से कहती है कि उसे उसकी जगह फुशी की मां बनना चाहिए। परोना मार्च को आश्वस्त करने की पूरी कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें बस घर वापस जाने की जरूरत है। मार्च खुशी से मुस्कुराती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन फिर अपनी आखिरी सांस लेती है। परोना का दिल टूट जाता है, लेकिन वह मार्च के शरीर को वापस घर ले जाने का फैसला करती है। इस बीच फुशी अभी भी खतरे में है क्योंकि गार्ड उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वह अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जमकर लड़ता है। जैसे ही परोना पास आती है, फुशी वापस अपने मानव रूप में बदल जाता है। परोना ने उसे मार्च के लिए लड़ने के लिए धन्यवाद दिया और फुशी उसे देखता है, उसकी आंखें उदासी से भर जाती हैं। एक सपने में मार्च आखिरकार खुद को अपने माता पिता के पास घर वापस जाने में सक्षम दिखती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी गुड़िया को देखती है, मार्च अचानक फुशी को याद करती है और महसूस करती है कि वह मर गई है। वह रोती है और विनती करती है कि वह मरना नहीं चाहती। परोना, जो दुखी है, नुकीली वस्तु लेती है और उसे अपने गले के करीब लाती है, यह कहते हुए कि वह जल्द ही मार्च के साथ शामिल होगी। लेकिन जैसे ही परोना यह सब खत्म करने की तैयारी करती है, मार्च अपने दोस्त को बचाने के लिए फुशी से विनती करती है। फुशी जानता है कि यह वह नहीं है जो मार्च चाहती है और वह परोना को रोकता है। साथ में वे मार्च की स्मृति को जीवित रखने और उसकी इच्छाओं का सम्मान करने का एक तरीका खोजने के लिए गांव वापस चले गए। जब परोना और फुशी आखिरकार गांव में वापस आते हैं तो मार्च की मां परोना से संपर्क करती है
पूछती है कि वह पिछले 6 महीनों से कहाँ है। परुना उसे मार्च के हैंडप्रिंट के साथ एक पत्र देती है और उसे आश्वासन देती है कि मार्च ठीक है। मार्च के माता पिता हैरान हैं और आंसू से अभिभूत हैं, परुना को गले लगा रहे हैं। लेकिन उनका दुखद क्षण अल्पकालिक है, क्योंकि वे सुनते हैं कि यानोंग उनके गांव की ओर बढ़ रही है। परुना जानती है कि फुशी खतरे में है और उसे भागने और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने के लिए कहती है। फुशी एक भेड़िया में बदल जाता है और परुना को पीछे छोड़ देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा है, फुशी स्वादिष्ट फल की खुशबू सूंघता है और मार्च में बदल जाता है और एक नई यात्रा की ओर बढ़ जाता है। आगे इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर कुछ प्यार दिखाना न भूलें।